हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। मेरा नाम है निशु सहगल और आज की इस वीडियो में हम करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एक और टॉपिक कवर जिसका नाम है साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से मुद्दे पे आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना। नाउ साइटोप्लाज्म बेटा बहुत बार पढ़ा है हमने, ठीक है, वही सब कुछ इस बार भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़े से एडिशनल टिंट के साथ। चलो साइटोप्लाज्म लेट्स सी बेटा। फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने क्या बताया था, जो सेल होता है, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, सेल का पूरे सेल में जितना भी फ्लूइड मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। डायग्राम में देखो, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या दो कंपोनेंट्स आते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है बेटा, पूरे सेल का फ्लूइड पार्ट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपके सेल का एक डायग्राम है। जितना भी फ्लूइड कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है जो साइटोप्लाज्म है, और उसके आसपास जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मार्क किया डायग्राम में, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Who discovered cytoplasm? Cytoplasm was discovered by Kolliker in the year 1862. Cytoplasm किसने डिस्कवर किया था? Cytoplasm was discovered by Kolliker in the year 1862. Site of biosynthetic and catabolic activities. इसका क्या मतलब है बेटा, हमारे सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, वो होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म सेल की वो साइट है जहां पे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सारी बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। बेटा साइटोप्लाज्म के ना दो पार्ट्स होते हैं, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। बेटा ये जो आपको साइटोसोल वर्ड है ना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर से आई डोंट नो व्हाई बट क्वेश्चंस आर पुट अप एग्जाम में, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोसोल, एक होता है सेल ऑर्गेनल्स। पहले हम देखते हैं साइटोसोल क्या होता है। बेटा साइटोसोल अगर आप डायग्राम में भी देखोगे, जो साइटोप्लाज्म का जो एक्विस सोल्यूबल फ्लूइड होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। पूरा साइटोप्लाज्म ही एक फ्लूइड है लेकिन ये सोल्यूबल, साइटोसोल इज द एक्विस सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स फाइबर्स फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन क्या होता है बेटा, साइटोस्केलेटन प्रोटीन के वो फाइबर्स होते हैं जो हमारे सेल को शेप और स्ट्रक्चर देते हैं। क्या देते हैं, शेप और स्ट्रक्चर। तो जो साइटोसोल जो होता है, साइटोप्लाज्म का फर्स्ट पार्ट होता है, वो एक्विस सोल्यूबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। और द साइटोसोल कंटेन्स प्रोटीन्स फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है बेटा, वो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं दैट गिव अप शेप एंड स्ट्रक्चर टू आवर सेल। सेकेंड पार्ट साइटोप्लाज्म का, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो बेटा, होता है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आपको ऑलरेडी पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये लिविंग पार्ट होते हैं सेल के, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, ठीक है, कोई भी सेल का फंक्शन होगा वो सेल ऑर्गेनल्स ही परफॉर्म करेंगे। हम एक एक करके यही सेल ऑर्गेनल्स आगे पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स कौन से होते हैं, एक होता है साइटोसोल, दैट्स द एक्विस सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। नंबर 2, साइटोसोल में प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं, एंड सेल ऑर्गेनल्स जो हमारे सेल का लिविंग पार्ट होते हैं। अब बेटा आगे पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं।
फर्स्ट कैटेगरी होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर जिनके आसपास डबल मेम्ब्रेन होता है। सेकेंड इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके आसपास सिंगल मेम्ब्रेन होता है। एंड थर्ड इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। आई हैव शोन इट टू यू इन अ टैबुलर फॉर्म। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत पूछा जाता है। अगर ऐसे टैबुलर फॉर्म में याद करोगे इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू टू रिमेंबर। देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बेटा आपके होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी हो सकता है आपका, लाइसोसोम हो सकते हैं, वैक्यूल हो सकते हैं और पेरोक्सीसोम हो सकते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स जिनके आसपास सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, वो कौन से हो सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, लाइसोसोम्स हो सकते हैं, गोल्गी बॉडी हो सकता है, पेरोक्सीसोम्स हो सकता है एंड वैक्यूल्स हो सकता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल के अंदर जिनके आसपास एक डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है। ओनली टू सेल ऑर्गेनल्स हैव अ डबल मेम्ब्रेन अराउंड देम। वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। एंड लास्टली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। 2 राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम। और ये क्वेश्चन n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है कि नेम द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इन आवर बॉडी। इट इज राइबोसोम। ठीक है, इट इज राइबोसोम। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स एंड पेरोक्सीसोम्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म आपका खत्म हो चुका है। जितना भी पढ़ाया है इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। गो एंड सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल का मैक्सिमम ऑफ द पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द सेल ऑर्गेनल्स। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। आई एम नॉट सेइंग ऑल, क्योंकि हमारे पास एक एक्सेप्शन है। हमारे पास राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। नंबर 2, present to support the complex activity of the cell। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना बेटा, इनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, अगर सिर्फ एक सेल को हम हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस करने दे दें तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। दैट इज वाई सेल का जो इतना कॉम्प्लेक्स काम है वो डिवाइड हो जाता है हर एक सेल ऑर्गेनल में। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, बहुत सारे होते हैं जो हम एक एक करके अभी आगे पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जो अब हम पढ़ेंगे उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले देख लेते हैं क्या होता है, शेप कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना वो हमारे साइटोप्लाज्म में ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, 2 मेम्ब्रेन होते हैं और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट, डिस्कवर्ड बाय गार्नियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था गार्नियर ने। थर्ड लाइन पढ़ो बेटा, एक कैच है। स्ट्रक्चर गिवन बाय पॉटर एंड क्लॉड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गार्नियर ने डिस्कवर कर दिया, उसने बोला भैया नाउ अब मैं तो थक गया हूं, इसका आगे का काम कोई और करेगा। तब आए पॉटर और क्लॉड इनटू द पिक्चर। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को और पढ़ा, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया। तो अगर ये कोई आपसे पूछता है हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब आप बोलोगे गार्नियर। एंड हु गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप बोलोगे पॉटर और क्लॉड। नेक्स्ट, फोर्थ लाइन जो है ना बेटा, इसको स्टार मार्क कर लो, डबल अंडरलाइन कर लो और इसको यहीं के यहीं अपने दिमाग में बिठा लो। जस्ट फिट दिस लाइन इनटू योर माइंड्स कि
endoplasmic reticulum is present in all cells except prokaryotes and mammalian erythrocytes. mammalian erythrocytes को हम mammalian RBC कहते हैं, ठीक है, red blood cells. N number of times this question is asked as a 1 marker question कि name the cells in which endoplasmic reticulum is absent. You will write down mammalian RBC. हमारी जो mammals की, humans की, whales की, जितने टाइगर्स, लाइन, इनकी जो आरबीसी होती हैं, इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है. नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 3 फॉर्म्स. हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म्स में दिखाई देता है, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्ने. अगर आप डायग्राम में देखोगे बेटा, जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस फोल्ड्स, ये फोल्ड्स हैं सिस्टर्ने. ये फ्लूइड फिल्ड फोल्ड्स है, इनके अंदर कोई फ्लूइड होता है, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल्स में 3 शेप में प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्ने. Next line, attached to nuclear membrane on one side and plasma membrane to the other side. डायग्राम फिर से देख लो. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर हम उसकी 2 साइड्स इमेजिन करते हैं, तो एक साइड से वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और दूसरी साइड से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है. तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो सेल की जो बाउंड्री है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की बाउंड्री के बीच में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डायग्राम में भी देख सकते हो, 2 टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ. अब इनकी डिटेल में जाने से पहले, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनको रफ और स्मूथ क्यों कहा गया है. ऐसा क्या है कि एक रफ बोलते हैं, एक स्मूथ बोलते हैं. बेटा डायग्राम में देखो, जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेंशन्ड है, आपको उस पे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे. दीज डॉट्स आर राइबोसोम्स. राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसीलिए वो माइक्रोस्कोप में रफ दिखते हैं. उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ नहीं होता है, उस पे डॉट्स दिखाई देते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट. और राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट. जहां से हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वो साइट को बोलते हैं राइबोसोम. तो एक तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर एक पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो दूसरे पे राइबोसोम्स एब्सेंट है, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर स्मूथ दिखाई देता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. नेक्स्ट, helps in the manufacture of fat molecules or lipids that help in cell function. बेटा अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वहां से बनता है हमारा राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम्स में प्रोटीन बनते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्रोटीन्स बनाता है. वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स लिपिड्स. ठीक है, स्मूथ लिपिड बनाता है और रफ क्या बनाता है बेटा? हमारे प्रोटीन्स. थर्ड लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. Some of the proteins and lipids get involved in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Fluid mosaic model में वापस चलते हैं एक बार. ठीक है, ये डायग्राम आप देख लो. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स की बाइलेयर से बनता है. ठीक है, अगर ये सबको याद हो तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था. ठीक है, जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना बेटा, वो बनता है लिपिड से और प्रोटीन से. ठीक है, अब वापस आ जाओ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो क्या होता है कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, उनमें से कुछ जाके फॉर्म करते हैं सेल मेम्ब्रेन.
इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है बेटा? सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स synthesized by endoplasmic reticulum get involved in formation of cell membrane। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मेम्ब्रेन मतलब जो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, और बायोजेनेसिस मतलब किसी चीज का बनना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग। तो ये फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब बेटा दो पार्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और ये देखो एग्जामिनर ने सोचा क्वेश्चन बनाने का, एंड बायोलॉजी पॉइंट हैज ऑलरेडी गॉट इट कवर्ड फॉर यू। हम लेकर आए हैं इसको टैब्यूलर फॉर्म में, ताकि आपको एग्जाम के लिए यहाँ वहां रेफरेंस बुक्स की तरफ नहीं भागना पड़ता है। और ये अगर आपको अपने फोन्स, अपने पीसीज में भी चाहिए तो कहाँ मिलेंगे बेटा? टेलीग्राम के चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। चलो अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज नो राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट। रफ में राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। सेकेंड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, जैसे कि डायग्राम में देख लो, तो आपको सिस्टर्ने दिखेंगी, ठीक है। तो रफ इज जो शेप होती है वो सिस्टर्ने जैसी होती है, ठीक है। और अगर वहीं हम स्मूथ देखते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो डायग्राम में सिस्टर्ने नहीं है, तो सिस्टर्ने किसमें होती है? रफ में होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने शेप इज ऑल्सो एब्सेंट। बेटा ये जो डिफरेंसेस हैं इनको ध्यान से समझना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम होते हैं इसके पास, इसलिए प्रोटीन्स बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है। क्या होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, वो बनाता है आपके प्रोटीन्स और एंजाइम्स, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके बनाता है बेटा लिपिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस लाइसोसोम। बेटा लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन पहले बता चुकी हूं मैं कि इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो लाइसोसोम कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं स्मूथ क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है बेटा स्फेरोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्फेरोसोम्स होते हैं ना, वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, आपको सिर्फ प्लांट सेल में स्फेरोसोम्स दिखाई देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल ओनली, जो प्लांट सेल में हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा रफ से ही बन जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हमारा बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 मार्कर क्वेश्चन आपके सामने इसका आंसर है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शेप होती है वो सिस्टर्ने जैसी होती है। स्मूथ में जो शेप होती है वो होती है ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स जैसी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस लिपिड्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट मैन्युफैक्चर्स लाइसोसोम्स, स्मूथ मैन्युफैक्चर्स स्फेरोसोम्स। और जो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। अब बेटा इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
के फंक्शन से भी डायरेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी ध्यान से यहीं के यहीं समझ जाएंगे। घर जाके कुछ प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जो टॉपिक्स वीडियोस में कवर कर रही हूँ वो यहीं के यहीं वीडियो देखते देखते ही हम कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है बेटा, वो होता है हमारा इट फॉर्म्स राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस राइबोसोम्स। नंबर 2, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ये मैंने डिफरेंसेस में भी बताया था। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोम बनाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड्स बनाता है। थर्ड फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा या तो फिर 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है, और इनमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जाकर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो involved in membrane biogenesis. Next, serves as a channel for transport of materials between cytoplasm and nucleus. अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसको दो एंड उसके समझ लेते हैं, तो उसका एक एंड जुड़ा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यानी कि न्यूक्लियस से, और इसका एक एंड जुड़ा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका मतलब वो बीच में प्रेजेंट होता है, तो ऑफ कोर्स वो एक चैनल बन जाता है to transport materials between nucleus and cytoplasm. ये भी important point है। Next, functions as a cytoplasmic framework to serve as surface for biological activities. बेटा cytoplasmic framework क्या होता है? जब ये वर्ड हम सुनते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा वर्ड लगता है, पता नहीं ये क्या होगा। बेटा साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क हमारे जो साइटोप्लाज्म का बेसिक स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन होती है, जो हमारे सेल को शेप देती है, उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। देखो साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। फ्रेमवर्क बेटा अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हमारा स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को शेप देता है। वैसे ही जो सेल का बेस, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है, साइटोसोल कितना है वो डिसाइड करता है कि सेल की शेप कैसी होगी, तो उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। और वो भी कौन करता है? वो भी करता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Last function in liver cells of vertebrates, smooth endoplasmic reticulum detoxifies drugs and poisons. लिख के ले लो, अभी ले लो, ये क्वेश्चन आ गया समझो तुम्हारे पेपर में। 1 मार्कर में ये पूछा जाता है कि नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन, तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो लिवर सेल्स में ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो ये है कुछ फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इनमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके नोट्स पीडीएफ्स टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं ऑलरेडी, वहां जाके देख लो। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दो, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस।